हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा गया था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ा गया था। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा गया था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताने के बाद उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया गया था कि किस तरह से एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है। ठीक है, कैसे पी बढ़ाने पे फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बढ़ता है, किस तरीके से बॉडी पे एक्ट करता है, किधर फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया गया था। जब हम पी फोर्स को इस फिगर में जब पी फोर्स को बढ़ाते हैं तो उसी तरीके से जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट है वो भी बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो पीक पे अपना पहुंच जाता है फ्रिक्शन, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नहीं बढ़ता है। उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं उसके बाद फर्दर हम पी का वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है कि वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे एंगल के बारे में बात किया गया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू के। ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू के बराबर होता है। फिर उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ा गया था। इसमें ये बताया गया था कि किसी बॉडी को अगर किसी स्लाइडिंग इंक्लाइंड सरफेस पे रखते हैं तो क्या होता है कि जब हम इंक्लाइंड सरफेस पर रखते हैं तो एक टाइम के बाद और उसका एंगल हम बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है कि बॉडी रेस्ट से वो मोशन में आ जाती है, वो स्लाइड में आ जाती है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो मैक्सिमम एंगल जिस पे क्या होता है कि बॉडी जो है वो इंक्लाइन एंगल पे, इंक्लाइन सरफेस पे वो रेस्ट पे रहे, वो मैक्सिमम एंगल जिस पे बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहे इंक्लाइन सरफेस पे, उसी को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, उसके बाद इसके सारे इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि समेशन ऑफ एफ एक्स को बराबर कर रहे थे इस पूरे सिस्टम में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें तीन पॉइंट रखा गया था एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसमें पहला क्या था कि वो जो है सरफेस के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि सरफेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। सरफेस के साइज और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो टेंजेंशियली या पैरेलल टू द सरफेस एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो मोशन के अपोजिट होता है। जिस तरह बॉडी मोशन करेगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशन। ठीक है, रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशन को देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें समझेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले ये फिगर को भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस फिगर को जब हम समझेंगे तब जाके हम इसके आगे जो है वो ये इक्वेशन और ये सब सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस फिगर को भी साथ में देखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशन्स में सबसे पहला क्या लिखा गया है, लेट T1 इज द टेंशन ऑन द राइट साइड। ठीक है, मतलब कि इस फिगर में जो टेंशन है, इस फिगर में जो टेंशन है ये T1 जो है वो टेंशन इन द बेल्ट है जो राइट साइड में एक्ट कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसमें। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि T2। ठीक है, क्या है T2 द टेंशन ऑन द स्लैक साइड। ठीक है, तो वो स्लैक साइड के तरफ का टेंशन है, मतलब कि T2 जो है वो ये टेंशन है। ठीक है, इसमें ये जो पुली है वो क्या हो रहा है, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा एरो से इसका दिखाया गया है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या है, एंगल ऑफ लैप ऑफ बेल्ट ओवर द पुली। ठीक है, वो कितने लैप पे वो पुली पे कांटेक्ट में है, बेल्ट जो है उसकी बात कर रहा है, यानी एंगल ऑफ लैप की।
ठीक है, तो वो एंगल का क्या दिखाया गया है इसमें, वो इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, तो एंगल इसको थीटा दिखाया गया है, एंगल इसमें थीटा दिखाया गया है। ठीक है, अब इस थीटा एंगल को हमको क्या करना है, जब ये थीटा एंगल एक्सप्लेन इसमें कर दिया गया है तो फिर उसके बाद म्यू को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर म्यू क्या है, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली, मतलब कि म्यू जो है वो पुली और बेल्ट के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, यानी ये बेल्ट जो है वो इस पुली के कांटेक्ट पे जो आया है, तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो म्यू से डिफाइन किया जा रहा है, म्यू से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज़ सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, कंसिडर ए शॉर्ट लेंथ ऑफ बेल्ट सबटेंडिंग एन एंगल डेल्टा थीटा एट द सेंटर ऑफ द पुली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि कंडीशन ले रहे हैं जिसमें क्या है कर रहा है कि हम ये मान रहे हैं कि ये जो बेल्ट है वो डेल्टा थीटा एंगल तक ही बेल्ट से पुली से को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक शॉर्ट बेल्ट सबटेंडिंग एन एंगल डेल्टा थीटा एट द सेंटर ऑफ द पुली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि एक शॉर्ट बेल्ट है जो इस बेल्ट जो है वो पुली से कांटेक्ट में है और वो कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर जो है वो नॉर्मल रेडियल रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट लेंथ ऑफ द बेल्ट एंड द पुली। ठीक है, आर जो है वो रेडियल नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन जो रेडियली जो है वो नॉर्मल रिएक्शन ये है। ठीक है, ठीक, ठीक है जी। आर जो है वो रेडियल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट लेंथ ऑफ द बेल्ट एंड पुली। ठीक है, बेल्ट रेडियल एलिमेंट लेंथ ऑफ बेल्ट और पुली के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको आर से डिनोट किया गया है। फिर टी जो है वो टेंशन ऑन स्लैक साइड ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि ये जो टी है वो स्लैक साइड ऑफ द एलिमेंट को दिखा रहा है, मतलब कि एलिमेंट के स्लैक साइड में कितना टेंशन है उसको दिखा रहा है जब हम डेल्टा थीटा एंगल ले रहे हैं, मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये स्लैक साइड का टेंशन है तब जब हम सिर्फ डेल्टा थीटा को कंसिडर कर रहे हैं तब। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेल्टा टी इंक्रीज इन द टेंशन ऑन द टाइट साइड देन दैट ऑफ द स्लैक साइड। ठीक, डेल्टा टी फोर्स जो है वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होगा राइट साइड, टाइट साइड, मतलब जिस तरफ जो पुली रोटेट कर रहा होगा उधर थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो स्लैक साइड टेंशन टी है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो कितना ज़्यादा होगा, डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या है, तो इधर टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा क्या, टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू टेंशन ऑन द टाइट साइड द एलिमेंट। ठीक है, तो टाइट साइड द एलिमेंट मतलब ये जो है वो टाइट साइड का टेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये टेंशन होगा तुम्हारा स्लैक साइड का और ये होगा टाइट साइड का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टेंशन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू act in direct act in direction perpendicular to the radii drawn at the end of the element. The frictional force mu r will act tangentially to the pulley rim resisting the slipping of the element of the elementary belt on the pulley। ठीक है, मतलब कि ये जो टेंशन है ये स्लैक साइड लग रहा है, ये टाइट साइड लग रहा है और ये स्लैक साइड लग रहा है। म्यू जो है उसके इनके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, पुली और बेल्ट के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और म्यू आर जो है
वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस पे लग रहा है बेल्ट और पुली के बीच में, ताकि इन पुली और बेल्ट के बीच में स्लिपिंग एक्शन ना हो। ठीक है, और ये आर जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखा गया है कि ये जो म्यू आर है वो क्या है, वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है पुली पे। मतलब कि ये जो म्यू आर है वो क्या है, इसके टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। ये जो है वो एकदम टेंजेंशियली इस पे एक्ट कर रहा है, इस तरीके से। मतलब अलोंग द बेल्ट लाइन, मतलब जो कांटेक्ट सरफेस है वहाँ पे एक्ट कर रहा है म्यू आर। ठीक है, मतलब ये जो म्यू आर है वो एक्ट कर रहा है एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पे। ठीक है, और ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये पूरा समझ में आ गया। अब अब हम क्या कर रहे हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं, जितने भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट हैं उन सबका समेशन कर रहे हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो यहाँ इस डेल्टा थीटा को अगर कंसिडर करें तो ये एंगल लिखा हुआ है डेल्टा थीटा बाई टू, और ये भी एंगल लिखा हुआ है डेल्टा थीटा बाई टू। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये सी से डी एक पैरेलल लाइन है, सी से डी एक लाइन है, और एक लाइन जो है ये म्यू आर जो है वो इसकी टेंजेंशियली एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। ये दोनों एक पैरेलल लाइन है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये एक दूसरे को, ये पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, तो अब उससे पहले एक ये भी लाइन है जो इसको कट कर रहा है, एक ये भी लाइन है जो इस डेल्टा थीटा को कट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एक लाइन है जो इसको कट कर रहा है, और एक और पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक और पैरेलल लाइन है जो यहाँ पे है, एक और लाइन है जो इसको कट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो आर है, ये जो आर है ये क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन जो है वो डेल्टा थीटा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये पार्ट हो गया डेल्टा थीटा बाई टू, ठीक है, और ये पार्ट भी हो गया डेल्टा थीटा बाई टू। ठीक है, और ये भी हो गया डेल्टा थीटा बाई टू। अब हमको पता है कि अगर कोई दो लाइन है जो पैरेलल है और एक लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है कि अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि ये डेल्टा थीटा बाई टू कहाँ से आया है। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या कर रहे हैं कि म्यू आर जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो म्यू आर, ठीक है, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो म्यू आर प्लस टी कॉस डेल्टा थीटा बाई टू, इस टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा तो वो भी इधर पॉजिटिव में आ जाएगा,
ठीक है, तो एक तो म्यू आर हो गया और एक हो गया टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, अब एक फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है राइट साइड में, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। वो क्या होगा, टी कॉस ब्रैकेट में, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा ये क्या होगा, एक मिनट, ये क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, कॉस डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा थीटा जो है वो एक स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा है, तो कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डेल्टा थीटा है वो बहुत स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो हम कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 की जगह 1 रख सकते हैं। तो वहाँ पे अब हम इस टर्म को, यहाँ पे इस टर्म को हम 1 रख सकते हैं और इस टर्म को भी 1 रख सकते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा हमको, अगर 1 रख दिए तो मिलेगा हमको म्यू आर प्लस टी माइनस टी माइनस डेल्टा टी। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा कि हमको पता है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमको बचेगा क्या, म्यू आर माइनस डेल्टा टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को हम रिजॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, म्यू आर इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से देखो यहाँ सॉल्व किया गया है, कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 को 1 कर दिए तो ये इक्वेशन 1 क्या आ गया। ठीक है, जो यहाँ लिखा गया है, जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और दोनों को इक्वेट कर दिए तो हमको मिल गया डेल्टा टी इक्वल टू म्यू आर। इसको इक्वेशन 1 माना गया है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हम रिजॉल्व कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन को, यानी अपवर्ड पॉजिटिव समेशन ऑफ, ऐसे कहें कि समेशन ऑफ एफ वाई कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स जो है वो आर, इसको रब मिटा देते हैं, हम एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, एक फोर्स जो आर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आर फोर्स अपवर्ड लग गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये टी फोर्स का साइन, नीचे एक फोर्स कंपोनेंट आएगा और इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और ये वाला की वजह से क्या होगा, राइट साइड वाले की वजह से टी प्लस डेल्टा टी
साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली देखो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आर माइनस टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि थीटा जो है, डेल्टा थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है, तो हम साइन डेल्टा थीटा वो भी एकदम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसको हम पुट कर रहे हैं क्या, इसको हम इक्वेट कर रहे हैं डेल्टा थीटा बाई 2 करके। ठीक है, तो जहाँ जहाँ साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है वहाँ पे हम क्या पुट करें, डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो ये हो गया, इस टर्म को हम साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की जगह हम डेल्टा थीटा बाई 2 रख सकते हैं, और इस टर्म को भी हम वही काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ओपन किया गया है तो ये एक टर्म आ गया और एक ये टर्म आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी भी बहुत स्मॉल है और डेल्टा थीटा भी बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो इन दोनों का जो जो स्मॉल क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, तो इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है दोनों, तो इन दोनों को ऐड कर दिए और दोनों को इक्वल टू के उधर ले गए, तो हमको क्या मिला, टी इक्वल टू टी डेल्टा थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आर इक्वल टू 2t डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, t प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको पता है क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू म्यू आर होता है, तो डेल्टा टी इक्वल टू म्यू आर की जगह हम ये लिख दिए, डेल्टा टी इक्वल टू म्यू, और आर की जगह ये वाला टर्म हम पुट कर दिए यहाँ पे आर की जगह, तो हमको मिल गया क्या, म्यू टी डेल्टा थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा टी अपॉन टी कर दिए, और ये हो गया म्यू डेल्टा थीटा। ठीक है, अब हम क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए इसको, कहाँ से, प्रॉपर लिमिट से। तो प्रॉपर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वो है t1 से लेके t2 तक, एक लिमिट बना दिए हम t1 से t2 तक। तो ये हो गया dt अपॉन टी लिमिट t1 से लेके t2। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, म्यू डेल्टा थीटा, म्यू डी थीटा, तो इसका लिमिट क्या कर दिए हम, 0 से लेके थीटा तक। अगर ये वाला टर्म मान लेते हैं 0 है, तो ये पूरा एंगल जो है वो थीटा है, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेके थीटा तक। अब जब इंटीग्रेट किए तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा लॉग बेस ई t1 अपॉन t2। ठीक है, कैसे, अब लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, तो जब हम इसको लिमिट पुट करेंगे तो dt अपॉन टी जो होता है वो लॉग ई होता है, लॉग बेस ई। ठीक है, अब एक में t1 होगा तो वो t1 हो गया माइनस लॉग बेस ई, और ये t2 हो गया। अब हमको पता है log a माइनस log b जो होता है वो log a डिवाइडेड बाय log a बाई b होता है। तो वहीं से हम ये लिख सकते हैं log बेस e t1 अपॉन t2। ठीक है, तो वो यहाँ लिख दिए, इसको इंटीग्रेट किए, तो इसको इंटीग्रेट का मतलब कि थीटा आएगा, और थीटा का लिमिट 0 से थीटा तक होगा, तो 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए म्यू थीटा हो गया। अब लॉग को कैंसिल किए हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा, तो वो क्या होगा, t1 अपॉन t2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हमको यहाँ से फाइंड आउट हुआ। t1 और t1 अपॉन t2 जो है वो ई टू द पावर म्यू थीटा होता है। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली क्या बात है, इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है is to be noted that the above relation is valid only when the belt is on the point of slipping on the pulley। ठीक है, कि ये इक्वेशन जो है वो तभी तक वैलिड है कि जब बेल्ट जो है ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग तक हो। ठीक है, पुली पे एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग तक हो। ठीक है, वैलिड व्हेन द बेल्ट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, ठीक है, ऑफ द पुली। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट 1 ख़त्म होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि पहले अब यूनिट 1 के बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, इन सारे जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक बताए गए हैं, जितने भी सारी चीज़ें यहाँ से बताई गई हैं, इन सारे पॉइंट्स पे अब हमको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल ऑफ मेथड, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड, वेक्टर सम, वेक्टर फोर्स सिस्टम, फिर कोप्लेनर सारे फोर्सेस के बारे में, फिर मोमेंट फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन, फिर मोमेंट के लिए क्वेश्चन, वैगनर थ्योरम पे जो क्वेश्चन आते हैं, इन सारे पे अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे। फिर क्वेश्चन लगाने के बाद ये सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स और ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद जो है फिर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, लामिस थ्योरम पे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर फ्रिक्शन पे क्वेश्चन लगाएंगे। तो इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन लगाने के बाद, इन सारे टॉपिक पे हम क्वेश्चन लगाने प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम इसको यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले यूनिट 1 पे अब सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस क्लास में के लिए इतना ही। थैंक यू।